गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश कुमार मील, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतमसर झुंझुनू। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मेरा पहला वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और मेरा जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही उपयोगी है। मेरा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। ये बिंदु जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में घोषणा, फिर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई वो पढ़ेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम पढ़ेंगे कि इतिहास में कौन सी जगह पर इस सभ्यता को रखा गया है। उसके बाद में नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। नगर नियोजन जो हड़प्पा सभ्यता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों और उन नगरों में स्थित भवनों यानी कि इमारतों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हड़प्पा कला, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। सबसे पहले बात परिचय की करेंगे। परिचय में सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध इतिहास के किस कालखंड से है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध इतिहास के आधे ऐतिहासिक काल से है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आधे ऐतिहासिक काल। अब आधे ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? आधे ऐतिहासिक काल इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री। तो आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ है वह समय जब मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। पाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः पत्थर के औजारों पर निर्भर था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में उसने धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो आद्य ऐतिहासिक काल का संबंध है वो है धातु काल का प्रारंभ। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है, क्योंकि जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के लिए भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं। तो परिचय में जो पहली बात अपने को याद रखनी है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से है। आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है धातु काल का प्रारंभ, यानी कि मनुष्य ने जब धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब अगला सवाल ये उठता है कि मनुष्य ने जब धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो उसने सबसे पहले कौन सा धातु काम में लिया? तो इसका उत्तर है तांबा, कॉपर। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा जो धातु है उसका प्रयोग प्रारंभ किया। इसके बाद दूसरी बात जो अपन ध्यान में रखेंगे वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप की यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अब बात आती है कि नगर क्या है। नगर है वो एक विशाल जनसमूह है जिसकी जीविका मुख्यतः व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों पर निर्भर करती है। नगरों की कई प्रकार की विशेषताएं हैं। एक इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड हैं, उन्होंने नगरों की 10 विशेषताओं का उल्लेख किया है और उन्होंने नगरों को सर्वप्रथम परिभाषित किया। तो 1950 में नगरों को परिभाषित करने का काम गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा किया गया। गॉर्डन चाइल्ड ने ही सबसे पहले
नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता है, यानी कि नगरों का उद्भव सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। अगला सवाल जो है वो ये है कि प्रथम नगरीकरण में किस धातु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो प्रथम नगरीकरण में कांस्य धातु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांस्य धातु की भूमिका के कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि इस सभ्यता में कांस्य धातु का उपयोग एक सीमित मात्रा में ही किया गया है। तो परिचय के अंतर्गत अपने को 3 बातें ध्यान में रखनी है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। नगरों को परिभाषित करने का कार्य सर्वप्रथम 1950 में गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा किया गया। गॉर्डन चाइल्ड ने ही सर्वप्रथम नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया और प्रथम नगरीकरण, भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीकरण के दर्शन हड़प्पा सभ्यता में ही होते हैं। तो प्रथम नगरीकरण में कांस्य धातु की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। परिचय के बाद अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हुई। पहली बात 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा के टीले की खोज की गई और इस खोज के साथ ही भारत का इतिहास, जो अंग्रेजों द्वारा पहले ये माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारतीय इतिहास की कोई घटना ज्ञात नहीं है, तो वो एक कई हजारों वर्ष पीछे चला गया। यानी भारतीय सभ्यता की शुरुआत यूरोप, ये देश जो मानते थे कि हमारी सभ्यता है वो बहुत प्राचीनतर है, भारत की सभ्यता है वो उससे भी पीछे चली गई, उससे भी प्राचीन हमें देखने को मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा के टीले की खोज के साथ हुई। इसका समय ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक था। इसके बाद में इस सभ्यता की घोषणा के बारे में अपन याद रखेंगे कि उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद पर कार्यरत थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने सितंबर 1924 में लंदन में एक न्यूज़पेपर में इस सभ्यता की घोषणा की। तब दुनिया ने ये जाना कि भारत में एक ऐसी सभ्यता मिली है जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन है। इसके बाद में अपन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। नामकरण में कई मत हैं, अलग अलग पुरातत्व शास्त्रियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहले जब 1924 में इसकी घोषणा की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा, तो उन्होंने इसको नाम दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। सर जॉन मार्शल ने नाम दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद में जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों से दूर अन्य क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के स्थल खोजे जाने लगे, तो मार्टिमर व्हीलर जो पुरातत्व शास्त्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इस सभ्यता का नामकरण किया सिंधु सभ्यता। बाद में जब अत्यंत विस्तृत पैमाने पर भारत और पाकिस्तान में ये स्थल प्राप्त हो गए, तो मोहम्मद रफीक मुगल के द्वारा इसको नाम दिया गया वृहत्तर सिंधु सभ्यता। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, गॉर्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता को नाम दिया था प्रथम नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता। लेकिन इन नामों के साथ साथ हम जब पुरातत्व की परंपरा का अनुसरण करते हैं, पुरातत्व की परंपरा कहती है कि जब किसी सभ्यता के स्थल एक बहुत बड़े क्षेत्र में प्राप्त हों,
तो उस सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता के खोजे गए प्रथम स्थल के नाम के आधार पर किया जाता है। तो पुरातत्व की परंपरा के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। यह नामकरण सबसे उचित और सही है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे सही नाम है इस सभ्यता के लिए। तो अपन ने नामकरण में जैसे देखा कि सबसे पहले जब इस सभ्यता की घोषणा की गई सर जॉन मार्शल के द्वारा, तो उन्होंने इसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में जब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारों के अलावा भी और जो नदियां थी उनके किनारे और जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी ये इस सभ्यता के स्थल खोजे गए। तो मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इस सभ्यता का नामकरण कर दिया सिंधु सभ्यता, यानी उन्होंने घाटी शब्द है उसको हटा दिया इससे। उसके बाद में एक अत्यंत विस्तृत पैमाने पर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जब इस सभ्यता के स्थलों की बड़े पैमाने पर खोज हुई, तो मोहम्मद रफीक मुगल के द्वारा इस सभ्यता का नामकरण कर दिया गया वृहत्तर सिंधु सभ्यता। और जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि गॉर्डन चाइल्ड ने इसको भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता नाम दिया। इन सब नामकरणों से परे जब हम पुरातत्व की परंपरा का अनुसरण करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि क्या है, तो पुरातत्व की परंपरा के अनुसार इस सभ्यता का जो सबसे उचित नामकरण है वो हमें दिखाई देता है हड़प्पा सभ्यता, जो कि प्रथम खोजे गए स्थान पे दिया गया है। अब अपन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। उत्पत्ति के दो सिद्धांत माने गए हैं। कुछ विद्वानों ने माना है कि ये विदेशी सभ्यताओं से प्रभावित होकर यहाँ इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई, और दूसरा जो मत है वो है स्वदेशी मत, यानी भारत में ही पहले से कुछ ऐसी सभ्यताएं थी, उन्हीं के आधार पर इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति के संबंध में दो मत हो गए, विदेशी मत और स्वदेशी मत। विदेशी मत है वो दिया है सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने। सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने, इन तीनों ने ये माना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पत्ति मानी है किसने? सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने। इन्होंने कुछ समान विशेषताओं का उल्लेख किया है, लेकिन बाद में इस सभ्यता का एक दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आता है, वो स्वदेशी मत के रूप में आता है। स्वदेशी मत के भी दो भाग हैं। कुछ विद्वान हैं वो वैदिक आर्यों को ही इस वैदिक आर्य सभ्यता से ही इस सभ्यता की उत्पत्ति बताते हैं। कुछ विद्वान हैं वो हड़प्पा सभ्यता के पहले भारत में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी उन्हीं के क्रमिक विकास से इस सभ्यता की उत्पत्ति बताते हैं। तो स्वदेशी मत में सबसे पहले वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, वो दिया सबसे पहले बीबी लाल ने। बीबी लाल ने जो सिद्धांत दिया वो है वैदिक आर्यों से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का सिद्धांत, वैदिक आर्य सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता। इन्होंने ये सिद्धांत अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लॉज ऑन में दिया। बीबी लाल की पुस्तक का नाम है द सरस्वती फ्लॉज ऑन। इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों की सभ्यता से हुई है, और इस मत का समर्थन बाद में एस.पी. गुप्ता और भगवान सिंह ने किया। एस.पी. गुप्ता, जिनकी पुस्तक का नाम है द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, एस.पी. गुप्ता की पुस्तक का नाम है द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इस पुस्तक में उन्होंने बीबी लाल के मत का समर्थन किया है। दूसरे विद्वान भगवान सिंह, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वैदिक हरपंस, भगवान सिंह की पुस्तक द वैदिक हरपंस, इस पुस्तक में उन्होंने बीबी लाल के मत का समर्थन किया है। अब अगला जो मत है वो है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति इसकी पूर्ववर्ती ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के क्रमिक विकास से हुई। स्क्रीन में जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं कि पूर्ववर्ती ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के क्रमिक विकास का फल बताया है हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले अमलानंद घोष ने।
अमलानंद घोष ने अपनी पुस्तक द राजपूताना डेजर्ट में इसका उल्लेख किया है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति नहीं तो किसी विदेशी सभ्यता से हुई है, न ही वैदिक आर्यों की सभ्यता से हुई है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता के पहले भारत में विद्यमान ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के क्रमिक विकास से हुई है। इस मत का समर्थन है धर्मपाल अग्रवाल, स्टुअर्ट पिगट, आल्सिन, रोमिला थापर, ऑरेल स्टाइन आदि ने किया है। ऑरेल स्टाइन ने राजस्थान की जो एक महत्वपूर्ण नदी वैदिक काल में हम जिसको पढ़ते हैं सरस्वती नदी के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया है, पुरातात्विक सर्वेक्षण किया है और उन्होंने 2 पुस्तकें उसको लेकर लिखी हैं। एक पुस्तक का नाम आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर, और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है एन आर्कियोलॉजिकल टूर अलोंग द घग्गर हाकरा रिवर। तो ये बात हुई उत्पत्ति की। उत्पत्ति में सबसे पहले विदेशी मत, उसके बाद में स्वदेशी मत। स्वदेशी मत के 2 भाग हैं, वैदिक आर्यों से उत्पत्ति, दूसरा पूर्ववर्ती ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से उत्पत्ति। विदेशी मत जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर। विदेशी मत के समर्थक मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। स्वदेशी मत के समर्थक मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति इसी देश में विद्यमान पूर्ववर्ती संस्कृतियों से हुई है। उसमें सबसे पहले मत आता है वो है बीबीलाल का, जिन्होंने वैदिक आर्यों से इस सभ्यता की उत्पत्ति मानी है। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक द सरस्वती फ्लॉज ऑन में लिखा है। इसका समर्थन एस.पी. गुप्ता ने अपनी पुस्तक द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन में किया है और भगवान सिंह ने द वैदिक हरपंस पुस्तक में किया है। इसके अलावा पूर्ववर्ती ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के क्रमिक विकास से इस सभ्यता की उत्पत्ति को सबसे पहले बताया है अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने इस बात का जिक्र अपनी पुस्तक द राजपूताना डेजर्ट में किया है और इनके मत का समर्थन किया है वो है धर्मपाल अग्रवाल, रोमिला थापर, आल्सिन, स्टुअर्ट पिगट और ऑरेल स्टाइन ने। ऑरेल स्टाइन जिन्होंने सरस्वती, घग्गर, हाकरा इन नदियों पे अपना एक विस्तृत अध्ययन किया है और उनके आधार पे उन्होंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक का नाम है ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर, अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, और दूसरी पुस्तक का नाम है एन आर्कियोलॉजिकल टूर अलोंग घग्गर हाकरा रिवर। ये बात हुई उत्पत्ति की। उत्पत्ति के बाद में जैसे अपन बात करते हैं कालक्रम। कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। लेकिन बाद में उन्होंने अपना कालक्रम संशोधित करते हुए ये बताया कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ही था। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर एक अन्य मत की पुष्टि होती है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कार्बन 14 पद्धति का उपयोग धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा किया गया। धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता, ये अपन मुख्य रूप से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विकसित काल है, विकसित काल के कालक्रम की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित कालक्रम है वो धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर निर्धारित किया 2300 से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद में इसी मत का समर्थन रोमिला थापर ने किया। रोमिला थापर ने भी कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करके इसी कालक्रम को निर्धारित किया। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब कार्बन 14 पद्धति की खोज है वो 1946 में अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे V.F. लीवी, अमेरिकी रसायन शास्त्री V.F. लीवी के द्वारा 1946 में की गई। अब अपन देखते हैं कि कार्बन 14 पद्धति के कालक्रम की पुष्टि मेसोपोटामिया सभ्यता के सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख से होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं,
कि इसकी पुष्टि सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख, सारगोन मेसोपोटामिया के एक शासक का नाम है, तो उसका एक अभिलेख है। उस अभिलेख में भारत के साथ व्यापार का उल्लेख है और वो अभिलेख भी इसी समय का है, लगभग 2400 से 1750 ईसा पूर्व का। तो कार्बन 14 पद्धति के कालक्रम की पुष्टि मेसोपोटामिया के सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख से होती है। ये बात हुई कालक्रम की। कालक्रम में अपन जो बातें ध्यान में रखेंगे वो 3 बातें हैं कि मार्टिमर व्हीलर ने इसका क्या समय निश्चित किया है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। पहले उन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। कार्बन 14 पद्धति के आधार पे जिसका सबसे पहले प्रयोग किया धर्मपाल अग्रवाल ने, फिर रोमिला थापर ने, उन्होंने बताया 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व। और कार्बन 14 पद्धति के कालक्रम की पुष्टि होती है मेसोपोटामिया के सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख से। अब बात करते हैं विस्तार की। विस्तार में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में उत्तरी स्थान, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थान जो माने गए हैं वो हैं हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु माना गया है जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा को, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ से लगभग 1400 किलोमीटर दक्षिण में जो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु निर्धारित किया गया है वो है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र राज्य में है और प्रवरा नदी के किनारे है। इसके बाद में पूर्वी बिंदु है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, जो हिंडन नदी के किनारे है। इससे लगभग 1600 किलोमीटर पश्चिमी दिशा में इसका पश्चिमतम बिंदु निर्धारित किया गया है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुतका गेंडोर को निर्धारित किया गया है। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है। तो विस्तार में अपन ये देखते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इस सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। उत्तरतम स्थान मांडा चिनाब नदी के किनारे, दक्षिणतम दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे, पूर्वतम स्थान आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, पश्चिमतम बिंदु सुतका गेंडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे। अब क्षेत्रफल के अनुसार इस सभ्यता के 5 बड़े नगर कौन से थे, ये अपने को ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार इस सभ्यता के 5 सबसे बड़े नगर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा इस सभ्यता का स्थल था वो था मोहनजोदड़ो, उसके बाद में हड़प्पा, उसके बाद में धोलावीरा, फिर गनेरीवाला, राखीगढ़ी। ये स्थान निर्धारित किए गए हैं जो क्षेत्रफल के अनुसार 5 सबसे बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी। अब जनसंख्या के अनुसार 2 बड़े नगर बताए गए हैं। सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो था, जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सूर्यवाला स्थान है, वो मोहनजोदड़ो के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्थान था। तो क्षेत्रफल के अनुसार 5 बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी। जनसंख्या के अनुसार 2 बड़े नगर मोहनजोदड़ो और सूर्यवाला। उसके बाद में देखते हैं कि इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया है, लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इस सभ्यता के सभी स्थान नगर ही थे। इतिहासकारों और पुरातत्व शास्त्रियों ने अपनी पूरी खोजबीन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के केवल 9 स्थानों को नगरों की संज्ञा दी है। उनमें से 4 स्थान वर्तमान पाकिस्तान में हैं और 5 स्थान हैं वो हैं वर्तमान भारत में। अब देखते हैं कि पंजाब जो पाकिस्तान में स्थित है उसके हड़प्पा और गनेरीवाला स्थल को नगर की संज्ञा दी गई है, और पंजाब के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो को नगर की संज्ञा दी गई है। तो पाकिस्तान के 4 स्थान हो गए, जो 2 पंजाब प्रांत में हैं, 2 सिंध प्रांत में हैं। पंजाब प्रांत में जो हैं वो हैं हड़प्पा और गनेरीवाला, और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। इसके बाद में भारत में 5 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें 2 हरियाणा में है, 1 राजस्थान में है, 2 गुजरात में है। हरियाणा के 2 स्थल हैं बनावली और राखीगढ़ी,
बनावली और राखीगढ़ी। राजस्थान के का जो स्थान है जिसको नगर की संज्ञा दी गई है वो है कालीबंगा। और गुजरात के दो स्थान लोथल और धोलावीरा जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। तो हम देखते हैं कि केवल 9 स्थानों को नगरों की संज्ञा दी गई है। उनमें 4 पाकिस्तान में है, 5 भारत में है। पाकिस्तान के स्थल हैं वो हैं हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। और भारत के जो स्थान है वो हैं बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। और इस सभ्यता का विस्तार है वो एक त्रिभुज के आकार में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। एक त्रिभुजाकार रूप में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो टॉपिक परिचय, खोज, घोषणा, नामकरण, उत्पत्ति, कालक्रम और विस्तार। इन टॉपिक्स की अपन ने आज बिंदुओं की बात की। आगे की जानकारी है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो आगे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं काफ़ी बिंदु बचे हुए हैं अभी, तो वो आगे के वीडियो में आप देख पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।